आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग यानी कि थ्री ऑर्डर्स। तो आपकी बुक का बहुत ही इजी और उसके साथ साथ बहुत ही छोटा चैप्टर यह है, आप सभी को बहुत ही इजी लगता होगा। और आज हम इसको मज़ेदार भी बनाने वाले हैं क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का फोकस पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु, इस चैप्टर का बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर का परिचय, इस चैप्टर के इतिहास के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद भी बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का फोकस पॉइंट क्या है, यानी कि ये चैप्टर किस बात को दर्शाता है, किस चीज़ के अराउंड घूमता है ना। इस चैप्टर का फोकस क्या है, इस चैप्टर का सेंटर क्या है, यानी कि इस चैप्टर का केंद्र क्या है। तो आप सभी कहेंगे इस चैप्टर का केंद्र बिंदु है तीन वर्ग। वो तीन वर्ग जो हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं, जैसे कि आपका पादरी वर्ग है ना, आपका अभिजात वर्ग और आपका कृषक वर्ग, ये तीन वर्ग ही इस चैप्टर का फोकस पॉइंट है, इस चैप्टर का केंद्र बिंदु है। लेकिन नहीं, ये तीन वर्ग इस चैप्टर का फोकस पॉइंट नहीं है, बल्कि कुछ और ही इस चैप्टर का फोकस पॉइंट है। तो वो जानने के लिए हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड की ओर, है ना। बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि की ओर। तो इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है रोमन साम्राज्य से, है ना। आप पढ़ चुके हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। तो रोमन साम्राज्य में हमने क्या देखा, रोमन साम्राज्य में हमने देखा कि वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, थ्री कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था रोमन एम्पायर। आपका यूरोप, आपकी अफ्रीका और आपकी पश्चिमी एशिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि धीरे धीरे साम्राज्य विघटित होने लगा था, यानी कि टूटने लगा था, है ना। और जो पश्चिमी यूरोप था वो इस रोम साम्राज्य से अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि पश्चिम यूरोप में बहुत सारे जर्मन मूल के लोगों ने, है ना, फ्रैंकिश लोगों ने, ठीक है, डेनमार्क के लोगों ने क्या कर दिया था, इन कबीलों ने पश्चिम यूरोप के बहुत सारे इलाकों पर हमले कर दिए थे और अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे। तो इसलिए जो पश्चिम यूरोप था वो रोम के हाथों से चला गया था। रोम अब किसकी ओर केंद्रित रह गया था? सिर्फ और सिर्फ पूर्वी भाग में रोम रह गया था, पश्चिम भाग में ये छोटे छोटे प्रांत स्थापित हो गए थे। अब यहाँ पे कहानी आगे क्या क्या चलती है, जब ये प्रांत स्थापित हुए, कोई बाहर से आया था, सभी जो भी राजा थे अब यहाँ के पश्चिम पश्चिम यूरोप के, जो भी अब यहाँ पे राजा बन गए, चाहे वो जर्मन मूल के हो, चाहे वो फिर फ्रैंकिश लोग हों, तो सभी अलग अलग जगह से आए थे, तो उनकी संस्कृति अलग अलग थी, है ना। बाहर से आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था पश्चिम यूरोप पे और फिर वहाँ के राजा बन गए थे। उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन जो पश्चिम यूरोप में लोग रह रहे थे उनकी संस्कृति उनसे अलग थी। तो किस प्रकार यूरोप में इस व्यवस्था में सामंजस्य बैठाया जाता है, किस प्रकार जो चर्च थे और जो आपके शाही लोग थे उनके बीच व्यवस्था बैठती है, किस प्रकार सामंजस्य बैठता है ना। उसके लिए बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। आपके पश्चिम यूरोप में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली जाती है, जैसे कि अब वहाँ पे उनका शासन हो रहा है, फ्रैंकिश लोगों का, जर्मन लोगों का शासन हो रहा है, तो उनकी परंपराएं कुछ अलग हैं। और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं पश्चिम यूरोप में, उनकी परंपराएं कुछ और हैं। वो तो चर्च को मानते हैं, है ना। पश्चिम यूरोप में रहने वाले लोग किसको मानते हैं? चर्च को मानते हैं, पादरी लोगों को मानते हैं। लेकिन अब वहाँ पे तो कोई दूसरे ही जाति के लोग शासन कर रहे हैं, तो लोग कैसे उस राजा को स्वीकार करेंगे? उस राजा को लोग जब स्वीकार करेंगे जब उसका समर्थन पादरी दे देगा, है ना। और पादरी को वो लोग, उस कबीले के लोग कैसे, जो जिसने आक्रमण किया है, उस कबीले के लोग पादरी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जब उनका राजा पादरी को क्या कर देगा? समर्थन दे देगा। तो इस प्रकार पादरी यानी कि चर्च और आपका शाही शासन एक दूसरे के अंदर बैठता रहा, यानी कि सामंजस्य बैठाता रहा, और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई, बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। तो आपका चैप्टर इन्हीं परिवर्तनों को दिखाता है। जो सामंतवाद का सबसे बड़ा परिवर्तन आया था पश्चिमी यूरोप में, मेनली पश्चिम यूरोप में सामंतवाद सबसे पहले आया था। तो जो सामंतवाद का सबसे बड़ा परिवर्तन आया था वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में, है ना, जिसमें लॉर्ड होता था, फिर आपके कृषक होते थे, है ना, कोई ऊपर होता था, फिर उसके नीचे लोग होते थे। तो जो सामंतवाद की अवधारणा आई थी, जो सामंतवाद का परिवर्तन आया था सामाजिक व्यवस्था में, वो इन तीन वर्गों के माध्यम से बताया गया है ना। आपके इस चैप्टर में क्या है? पश्चिमी यूरोप की 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के बीच की जो अवधि है ना, पश्चिमी यूरोप की जो मध्यकालीन अवधि है,
उसमें क्या सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, उस सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, वो इन 3 वर्गों के माध्यम से आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आप समझ गए ना? इसका फोकस पॉइंट और इसका बैकग्राउंड एक दूसरे से रिलेटेड थे। क्लियर? ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए जल्दी से इसको पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस अध्याय में हम 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे। फोकस क्या है? आपकी समाज व्यवस्था को दिखाना। और अगर आप समाज व्यवस्था को दिखाने लग गए तो उसमें राजनीति भी आएगी, अर्थशास्त्र भी आएगा, है ना? इकोनॉमी भी हमें देखने पड़ेगी। समाज में सारी सारी चीज़ हो जाती है। तो हम इकोनॉमिक भी देखेंगे, यानी कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उसके साथ-साथ वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी हम देखेंगे। लेकिन फोकस क्या है? आपकी सामाजिक व्यवस्था 3 वर्गों के माध्यम से बतानी, पश्चिम यूरोप की 9वीं से 16वीं सदी तक यानी कि मध्यकाल की। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ओके, मैंने आपको बताया रोमन साम्राज्य खत्म होने के बाद वहाँ पर दूसरे लोगों ने, जर्मन लोगों ने, फ्रैंकिश लोगों ने इन क्षेत्रों पर इटली, फ्रांस, स्पेन आदि पर क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते हैं और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी संगठित, यानी कि अब वहाँ पर रोम साम्राज्य नहीं रहा, जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे से लगते हैं। पहले फ्रांस को गोल कहा जाता था। क्लियर? तो जर्मनी, फ्रांस आप मान के चलिए एक दूसरे से लगते हैं। वहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन है ना? एक जगह फ्रैंकिश लोगों का शासन है, एक जगह जर्मन लोगों का शासन है। तो क्या होता है, किसी भी राजनीतिक संगठित, एक जब रोम साम्राज्य था तब युद्ध नहीं होते थे वहाँ पर, क्योंकि एक ही साम्राज्य है, एक ही राजा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग राजा बने, अलग अलग राजवंश बने, उनके बीच में युद्ध तो होंगे ही। वो चाहेगा इस जर्मनी को मैं जीत लूँ, जर्मनी वाला चाहेगा मैं फ्रांस को जीत लूँ। तो इस प्रकार किसी भी संगठित राजनीतिक अभाव जब ना हो किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। और युद्ध युद्ध यानी कि उसने उसकी भूमि को जीत लिया, उसने उसकी भूमि को जीत लिया, यानी कि युद्ध का केंद्र क्या रहता है? युद्ध का केंद्र भूमि रहता है। तो इस प्रकार जो भूमि पर नियंत्रण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया पश्चिमी यूरोप में, है ना? जो परिवर्तन आ रहे थे मैंने आपको बताया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग भूमि के नियंत्रण की ओर ध्यान देंगे तो व्यवस्था भी बदलेंगी। तो एक सामंतवाद की नई व्यवस्था पनप गई पश्चिमी यूरोप में। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाज और शाही रोमन परंपराओं से ली गई थी, है ना? इस प्रकार सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। और जो ये व्यवस्था बनाई गई थी, इसके जो व्यवस्था सामंतवाद की बनाई गई थी वो कहाँ से ली गई थी? उसमें कुछ जर्मन रीति रिवाजों को मिक्स कर दिया और कुछ रोमन की परंपराओं को, रोम की परंपराओं को मिक्स कर दिया। ओके। ईसाई धर्म ईसाई धर्म जो चौथी सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। ईसाई धर्म, है ना? जब ईसाई का कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में क्या बन गया था? ये रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया था। अब जब रोम साम्राज्य चला गया फिर भी लोग ईसाई धर्म को ही मानते रहे और धीरे धीरे क्या हो गए, पूरे यूरोप में फैल गया ईसाई धर्म। और जब ईसाई धर्म फैल गया तो चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया। तो चर्च का भी महत्व बढ़ गया और इस प्रकार चर्च सिर्फ धर्म न रहकर चर्च में राजनीति भी घुस आई और चर्च में कब्जा, भूमि का कब्जा, यानी कि भूमि धारक भी आपका चर्च बन गया। ओके। 3 वर्ग जो कि इस अध्याय का केंद्र बिंदु है से हमारा अभिप्राय, 3 वर्ग जो कि इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, उनसे हमारा अभिप्राय ईसाई पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक लोगों से है ना? इन 3 वर्गों के बारे में आप पढ़ेंगे। इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। ओके, तो हम इसका इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं कि हम इसमें 3 वर्गों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैकग्राउंड हम देख चुके हैं, 3 वर्गों की जो सामाजिक व्यवस्था थी हम उसको देखने वाले हैं। अब देखते हैं इसकी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, यानी कि हमें जानकारी कैसे, क्या इसका इतिहास पढ़ना शुरू किया गया वो हम देखते हैं।
पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों में इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। अब क्या कह रहे हैं, आज से हम अगर 100 वर्ष पीछे चले जाए ना, तो यूरोपीय इतिहासकारों ने इतिहास का बहुत ही गहन अध्ययन किया, यहाँ तक कि एक एक गांव का इतिहास इकट्ठा किया। ये नहीं कि बड़े बड़े शहरों का इतिहास, यानी कि छोटे छोटे शहरों का भी इतिहास इकट्ठा किया आपके यूरोपीय इतिहासकारों ने। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। अब हमें इतिहास का जो सोर्स है हमें कहाँ से मिलता है? इतिहास का स्रोत हमें उस जगह से मिलता है जहाँ पर उस वक्त की हमें लिखी हुई सामग्री पाई जाती है। तो इतना ज़्यादा इतिहास इकट्ठा कैसे संभव हो पाया? क्योंकि वहाँ पर यूरोप में हर एक गांव में वहाँ पे हमें लोगों के दस्तावेज पाए गए हैं उस वक्त के। कहाँ पाए गए हैं? चर्च में पाए गए हैं। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। यानी कि अब आपको पता है चर्च बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी यूरोप की, है ना? क्योंकि धर्म ईसाई था, तो ईसाई धर्म था तो चर्च की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। लोग अंधाधुंध चर्च पर विश्वास करते थे, है ना? जैसे यहाँ पर हमारे अंधविश्वास हैं भारत में हम कहते हैं, तो इसी प्रकार पहले भी आप 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, चर्च ने लोगों के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास डाल रखे थे और लोग उस पर विश्वास करते थे बिना किसी दिक्कत के। तब चर्च इतनी महत्वपूर्ण थी और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे लोगों के तो वो भी चर्च में ही रखे जाएंगे, है ना? तो कोई दूसरी संस्था नहीं थी, तो लोग अपनी जन्म पत्री बनवानी, जो भी बनवाना सिर्फ और सिर्फ चर्च में बनवाते। तो हमें चर्च से बहुत सारे लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिसके कारण हम आगे का इतिहास लिख पाए हैं। मृत्यु के अभिलेखों से मदद मिली और परिवारों की जनसंख्या और संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी, है ना? गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बताया। लोगों के दस्तावेज भी मिले, व्यापारिक लोगों की जानकारी भी मिली, गीत कहानियाँ भी मिली, हर तरह का दस्तावेज यानी कि हमें इतिहास के लिए चर्चों से प्राप्त हो गया। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा सामाजिक इन सभी का प्रयोग इतिहासकार द्वारा सामाजिक आर्थिक दीर्घकालिक जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कि कृषक विद्रोह परिवर्तनों को समझने के लिए किया गया। अब इन चीज़ों का उपयोग इतिहासकार किस लिए करते हैं? वो वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को, एक तो दीर्घकालिक परिवर्तन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक चलने वाले, दीर्घ यानी कि बड़े काल तक चलने वाले, बड़े समय तक चलने वाले परिवर्तन, जैसे कि आपकी जनसंख्या वृद्धि हो गई। क्लियर? जनसंख्या ये तो है नहीं कि आज 50,000 है कल एकदम 60,000 हो जाएगी, नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे लंबे टाइम तक बढ़ती है। जैसे आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना? ये तो नहीं आज एयर क्वालिटी आज दिल्ली की इतनी है तो एकदम और ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे वो एयर क्वालिटी ख़त्म होती जाती है हमारे पर्यावरण की, लंबे टाइम तक वो प्रोसीजर चलता है। तो जो यूरोप में लंबे टाइम तक जो परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इतिहासकार उनके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो अल्पकालीन जैसे कि कृषक विद्रोह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने भी महीना चला, क्लियर? 1 साल, 2 साल, तो बहुत ही छोटा टाइम हुआ, 1 साल, 2 साल भी। तो कृषक विद्रोह जो कि अल्पकालीन परिवर्तन थे, उनके बारे में भी हमारे इतिहासकार पढ़ते पढ़ाते हैं। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे, यानी कि सबसे पहले सामंतवाद पर किसने लिखा? मार्क ब्लॉक ने लिखा। मार्क ब्लॉक, जिसका जन्म और मृत्यु आपको दी गई है, फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग में से थे जिनका तर्क यह था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अलग है। यानी कि वो कहते थे कि इतिहास में सिर्फ हम राजनीति नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम उसमें दूसरे देशों के बारे में पढ़ने वाले इतिहास में, वो मानते थे, ना ही वो कह रहे थे कि हमें महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए इतिहास में, वो मानते थे कि हमें सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन करना चाहिए। क्लियर? तो मार्क ब्लॉक का ये विश्वास था, ये विचार था। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, यानी कि उन्होंने भूगोल का भी सहारा लिया इतिहास लिखने के लिए, जिससे लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके। मानव भूगोल आप 12th में पढ़ेंगे,
है ना? हम उसमें मानव किस प्रकार से बिहेव करता है मेनली वो चीज़ पढ़ते हैं। तो हमें इतिहास तो पढ़ना ही है, उसके साथ-साथ हम थोड़ी-सी साइकोलॉजी भी ले लेते हैं, थोड़ा मानव भूगोल भी ले लेते हैं, जिसके द्वारा हमें उस वक़्त लोगों के विचारधाराओं के बारे में पता चले कि लोगों के विचार कैसे थे और जब हमें लोगों के विचार पता लग जाएँगे, तो हम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी जान जाएँगे। ब्लॉक का सामंती समाज यानी कि जो ये आपको इटैलिक वर्ड दिए गए हैं यानी कि ये इस ब्लॉक की क्या है एक पुस्तक का नाम है। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपीय विशेषकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों श्रेणियों भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का साधारण विवरण देता है। असाधारण विवरण देता है। तो ब्लॉक ने अपनी जो बुक लिखी उसमें हमें 900 से 1300 के मध्य जो फ्रांसीसी समाज है उसके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में पता लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर नाजी कौन थे आपके हिटलर हिटलर को नाजी कहा जाता था जो हिटलर के फॉलोवर्स थे उनको नाजी कहा जाता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए गए शोध व अध्यापन कार्य पर एक अचानक विराम रख गया है ना। फिर उनकी हत्या कर दी गई नाजियों द्वारा क्लियर और फिर उनके शोध उनकी रिसर्च पर भी एकदम से स्टॉप लग गया। ओके तो अब देखते हैं हम अपना सामंतवाद का परिचय। यहाँ तक क्लियरली समझ गए होंगे, आप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते हैं सामंतवाद का परिचय यानी कि हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़े क्या हो जाते हैं सामंतवाद के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, है ना। हमें सामंतवाद अजीब सा ना लगे पूरे चैप्टर में, इसलिए हम थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप कौन सा, यहाँ पे है 5 से 15वीं शताब्दी तक। क्लियर। मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक विधिक विधिक यानी कि कानून से रिलेटेड राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो सामंतवाद शब्द का प्रयोग, फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो क्या दर्शाता है, वो मध्यकालीन यूरोप में जो लोगों का आर्थिक, जो लोगों का विधिक यानी कि कानून से संबंधी, राजनीति से संबंधित और सामाजिक संबंधों का सामाजिक संबंधों का जो उस वक्त पूरा का पूरा मटेरियल था यानी कि उसका वर्णन करने के लिए सामंतवाद का प्रयोग किया जा रहा है। एक छोटी सी लाइन में कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजनीति, सामाजिकता और उसके साथ साथ कानून और आपकी अर्थव्यवस्था भी शामिल है, तो उस सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है सामंतवाद का प्रयोग, फ्यूडलिज्म का प्रयोग। अब यह जर्मन शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि यह फ्यूडलिज्म किस वर्ड से बना है, किस शब्द से बना है, तो यह एक जर्मन शब्द से बना है। जर्मन शब्द कौन सा, फ्यूड, है ना। फ्यूड, जो फ्यूडलिज्म है इंग्लिश में आप देखेंगे तो फ्यूडलिज्म वो जर्मन के शब्द फ्यूड से बना है, FUED, ठीक है ना। और फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। अब मैंने आपको बताया था ना कि युद्ध हो रहे थे तो उसके केंद्र में क्या चीज़ थी, भूमि थी। तो फ्यूड क्या थी, भूमि का टुकड़ा। अब इस भूमि के टुकड़े का राउंड ही आपका सामंतवाद है। कैसे, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। तो सबसे पहले सामंतवाद आपका फ्रांस में आया, ठीक है, और फिर उसके बाद यह आपका इंग्लैंड में चला गया, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। फिर आपका यह दक्षिणी इटली में भी आ गया। अब एक नोटिस करने वाली बात है कि पश्चिम यूरोप तो इतना बड़ा है लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में ये है, तो एक सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे बदलती रहती है। मान लीजिए आज ये फ्रांस में व्यवस्था है, 10-50 सालों में नहीं रही, फिर दोबारा आ गई। तो इस प्रकार ये परिवर्तन होते रहते हैं। यही बात तो मैं आपको बैकग्राउंड में बता रहा था। क्लियर। आर्थिक संदर्भ में अगर हम इसका आर्थिक संदर्भ देखें तो सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंध पर आधारित है। अगर हम अपनी दृष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि हम चश्मा पहन लें अर्थव्यवस्था का और फिर सामंतवाद को देखें तो यानी कि कृषि उत्पादन, तो सामंतवाद का मतलब क्या, कृषि उत्पादन, भूमि के टुकड़े पर आपके कृषक लोग, आपके किसान लोग काम कर रहे हैं और वो भूमि किसके, लॉर्ड की है ना। जो भूमि का स्वामी है उसको लॉर्ड कहा जाता था। तो लॉर्ड की है
भूमि है और उस पर जो दास हैं वो क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था का चश्मा पहन कर देखें। और अगर हम सामाजिक व्यवस्था का चश्मा पहन कर देखें, यानी कि उस दृष्टि से देखें सामाजिक व्यवस्था से, तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति ऊपर है यानी कि लॉर्ड, जो अभिजात वर्ग वो ऊपर है। फिर उसके नीचे क्या है, आपके कृषक कृषक वर्ग है, यानी कि समाज में लोगों का वर्गों के रूप में वर्गीकरण कर दिया है। क्लियर? तो अलग अलग दृष्टि से हम अलग अलग देखेंगे। और अर्थव्यवस्था में इसका क्या मतलब हुआ, कृषि उत्पादन, ठीक है ना, जिसमें लोड होता है और कृषक लोग क्या करते हैं, कृषक दास क्या करते हैं, खेती करते हैं। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लोड के खेतों पर भी कार्य करते थे, ठीक है ना, अपने खेतों पर तो कार्य करते थे, उसके साथ साथ लोड के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक लोड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। तो कृषक लोड को क्या देते थे, श्रम सेवा देते थे, लोड को श्रम सेवा यानी कि उनको मजदूरी देते थे, है ना, मजदूरी देना यानी कि उसके खेत पर काम करते थे। और फिर जो लॉर्ड है वो क्या उसको बदले में देता था, वो उसको सुरक्षा देता था, सैनिक सुरक्षा देता था, है ना, उसका बाल भी बाका नहीं होने देता था आपका लॉर्ड। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषक पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे, यानी कि कृषक से संबंधित बहुत सारे फैसले आपका लॉर्ड ही लेता था। आप आगे पढ़ेंगे कि विवाह किससे करना है कृषक को, ये भी डिसाइड आपका लॉर्ड करता था। तो कितना अधिक नियंत्रण कृषक पर था, लॉर्ड का। इसलिए सामंतवाद ने जीवन को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का अधिकार दिला दिया, है ना। सामंतवाद अर्थव्यवस्था से तो जुड़ा ही हुआ है क्योंकि कृषि उत्पादन करे, लेकिन उसके साथ साथ समाज समाज भी तो इसमें इंक्लूड है कि कोई समाज में ऊपर है, कोई समाज में नीचे है ना, लोड का स्थान ऊपर है और कृषक लोगों का स्थान नीचे है। तो ये सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके राजा लोग से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक भूमि का टुकड़ा है, ठीक है ना, और इसका मालिक है आपका लॉर्ड, और इस पर और इस लॉर्ड के नीचे, है ना, इस लॉर्ड के नीचे आपके कृषक दास क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी कि सबसे पहले लॉर्ड फिर आपका कृषक। अब ये लॉर्ड भी, है ना, कृषक को वैसल कहा जाता है, VASSAL, है ना, वैसल कहा जाता है। अब ये लॉर्ड भी किसी का वैसल है, लॉर्ड के नीचे तो वैसल है, यानी कि लॉर्ड के नीचे भी दास है। अब ये लॉर्ड भी किसी का दास है, ठीक है ना, ये लॉर्ड अपने से बड़े लॉर्ड का दास है जो इससे भी बड़ी भूमि अपने अंडर रखता है। अब ये बड़ा लॉर्ड भी किसी का दास है, किसका दास है, ये राजा का, किंग का दास है। किसका, राजा का दास है, ये किंग का दास है। तो ये राजनीति से भी कितना जुड़ गया, यानी कि राजा का दास बड़ा लॉर्ड, बड़े लॉर्ड का दास छोटा लॉर्ड, और छोटे लॉर्ड का दास यानी कि आपके कृषक लोग। क्लियर? तो वैसल वैसल आप इन सभी को कह सकते हैं। एक तरह से जो बड़ा लॉर्ड है वो राजा का वैसल हुआ, राजा का दास हुआ। छोटा लॉर्ड बड़े लॉर्ड का क्या हुआ, दास हुआ, है ना। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इसकी सहायता करता तो ये इसकी सहायता करता थोड़ी, ठीक है, ये इसको श्रम सेवा देता तो ये इसको क्या कर देता, सुरक्षा प्रदान कर देता, और राजा तो इनके ऊपर था ही। क्लियर? तो राजा का कनेक्शन इतनी दूर तक था इनके माध्यम से, और इनको सामंत कह सकते हैं आप, या फिर आप इनको वैसल भी कह सकते हैं, सामंतवाद व्यवस्था हिसाब आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा सोलेमन, जिसका काल आपको दिया गया है 742 से 814 तक के काल में पाए जाते, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। यानी कि जब सामंतवाद हमें फ्रांस में राजा सोलेमन के टाइम में हमें सामंतवाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। कब, 742 में, जब आपका सोलेमन था, कौन सी शताब्दी होगी, 8वीं शताब्दी, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी। इस वक्त हमें इस प्रथा को, सामंतवाद की प्रथा देखने को मिलती है फ्रांस में। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि पूरे यूरोप में ये कब फैली, ये पूरे यूरोप में 11वीं सदी में फैली, जब ये इंग्लैंड चली गई थी। क्लियर? तो ये था आपका। आगे देखते हैं, एक बार फ्रांस और इंग्लैंड का संबंध भी देख लेते हैं, किस प्रकार जो सामंतवाद व्यवस्था है वो फ्रांस से इंग्लैंड गई, वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध को हम देखते हैं। गोल, ठीक है ना, गोल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, दो विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणियों, लंबी नदियों, वन और कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मैदान था। अब आप मैप में देखिए अपनी बुक में जो आपको दिया गया है, तो जो ये गोल है, ये गोल है हमारा आज का फ्रांस, आज का फ्रांस, जिसको पहले गोल कहा जाता था रोमन टाइम में। इसकी ज्योग्राफी दी गई है, दो विस्तृत
तट रेखा, यानी कि एक तट तो ये हो गया आपका और एक तट ये हो गया। तो ठीक है ना, इसमें आपको पर्वत भी देखने को मिल जाएंगे, नदियाँ भी देखने को मिल जाएगी। तो इसके दो तो समुद्र से भाग लगते हैं, क्लियर। और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, नदियाँ भी देखने को मिल जाएंगी, पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिल जाएंगी और कृषि के लिए मैदान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये आपकी जियोग्राफी थी गोल की, यानी कि जो आज हमारा फ्रांस है। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर फ्रांस बना लिया, है ना। जर्मनी की एक जनजाति थी जिसको फ्रैंकिस लोग हम कहते हैं। तो फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर फ्रांस बना लिया, फ्रैंक बना लिया। फ्रैंक बदलते बदलते 6ठी शताब्दी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा सोलोमन से समर्थन प्राप्त करने उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। यानी कि गोल को किसने जीत लिया? फ्रैंकिस लोगों ने जीत लिया और फ्रैंकिस को नाम दे दिया फ्रैंक, और फ्रैंक से वो बदलता बदलता फ्रांस बन गया। आज जिसको हम फ्रांस कहते हैं उसको पहले गोल कहा जाता था, क्लियर। तो 6ठी शताब्दी से उस क्षेत्र पर शासन कौन कर रहे हैं? फ्रैंकिस लोग शासन कर रहे हैं, और जो कि, है ना, जो जिनके की जो पश्चिमी चर्च का पोप है, पोप यानी कि बहुत सारे चर्चों का मालिक, बहुत सारे चर्चों का बड़ा पादरी जिसको आप कहेंगे। तो जो पश्चिमी यूरोप का जो पोप है और जो पश्चिमी यूरोप का चर्च है, उनके साथ इन फ्रांसीसियों के यानी कि इन फ्रैंकिस लोगों के बहुत सारे प्रगाढ़ संबंध थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आती है, पोप द्वारा राजा सोलोमन से समर्थन प्राप्त करने और उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। जो ये संबंध थे वो कब मजबूत हुए? जब पोप जो था, यानी कि जो बड़ा पादरी था पश्चिमी यूरोप का, वो राजा सोलोमन कौन था? जिसको फ्रैंकिस हम कहेंगे, है ना। फ्रैंकिस क्षेत्र से आया था, जो फ्रैंकिस जाति से संबंधित रखता था। तो राजा सोलोमन बहुत ही महान सम्राट हुआ है। तो राजा सोलोमन से पोप क्या करना चाहता था? समर्थन प्राप्त करना चाहता था, सपोर्ट प्राप्त करना चाहता था। और जो सोलोमन है वो पोप से सपोर्ट प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि सोलोमन तो दूसरी जाति का है ना। जिस क्षेत्र पर वो शासन कर रहा है वहाँ के लोग ईसाई है, लेकिन सोलोमन फ्रैंक है ना। सोलोमन फ्रैंक है, वो जर्मन मूल का है। तो जो सोलोमन है वो ईसाई पादरी से उपाधि प्राप्त करना चाहता था, पवित्र रोमन सम्राट की। तो पोप ने क्या किया? सोलोमन को उपाधि दे दी पवित्र रोमन सम्राट की, है ना। जब पोप ने उसको दे दी उपाधि, तो जो जनता थी, जो लोग थे, उन्होंने भी फ्रैंकिस लोगों को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब जब पोप ने सोलोमन को दे दी उपाधि, तो जो पोप था उसको भी सोलोमन से क्या मिल गया? समर्थन प्राप्त हो गया, है ना। तो किस प्रकार धर्म और राजनीति एक तरह से चल रहे थे, हमें बहुत ही पुख्ता उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। परिवर्तन आ रहे थे चर्च के साथ। जो जर्मन लोग थे या फिर जो फ्रैंकिस लोग थे, वो अपनी परंपरा शेयर कर रहे थे, उनके साथ वो शेयर कर रहे थे। तो इस प्रकार पोप सोलोमन से समर्थन प्राप्त करना चाहता था और सोलोमन पोप से समर्थन प्राप्त करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया, और पोप के साथ और जो फ्रैंकिस लोग थे उनके साथ इनके संबंध क्या होते चले गए? प्रगाढ़ होते चले गए, क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको साइड में दिया गया है, कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान में भी बाइजेंटाइन सम्राट के साथ समान संबंध थे। अब आपने पढ़ा ना, रोमन साम्राज्य था, इसके दो भाग हो गए, एक तो ये पूर्वी और एक ये आपका पश्चिमी। तो पश्चिम का पोप अलग होता था और पूर्व का पोप अलग होता था। तो जिस प्रकार पूर्व में जो आपका बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो रोम साम्राज्य का ही एक छोटा सा भाग था, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के जो सम्राट थे उसको समर्थन कौन दे रहे थे? पूर्वी चर्च के पोप। और जो ये फ्रैंकिस लोग थे, जर्मन लोग थे, इनको समर्थन कौन दे रहे थे? पश्चिमी चर्च के पोप, क्लियर। तो ये कहानी यहाँ पर चल रही थी। आगे देखते हैं, संकरे जलमार्ग पर स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। अब फ्रांस में, ठीक है ना, हमने पढ़ा कि फ्रांस में इस तरह से क्या हो रहे थे, जो फ्रैंकिस लोग थे उनका शासन था, परिवर्तन हो रहे थे और वहाँ पर सामंतवाद की व्यवस्था फैल गई थी। अब जो ये सामंतवाद की व्यवस्था है, इसको इंग्लैंड ले लाया जाता है ना। ये सामंतवाद की व्यवस्था इंग्लैंड चली जाती है कब? जब 11वीं शताब्दी में नरमंडी प्रांत यानी कि गोल के अंदर एक नरमंडी नाम का एक छोटा सा एरिया है। कहाँ है नरमंडी? देखते हैं, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये आपका नरमंडी है। तो इस नरमंडी का जो राजकुमार था जिसका नाम था विलियम प्रथम, तो विलियम प्रथम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया,
किसके? एक संकरे जलमार्ग को पार करके, यानी कि जो आपको ये समुद्र दिख रहा है बीच में, जिसको इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है। इंग्लिश चैनल पार करके वो इंग्लैंड पहुंच गया। कौन? नरमंडी का राजकुमार विलियम प्रथम, ड्यूक ऑफ नरमंडी। और फिर जब वो वहाँ पे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ की व्यवस्था, फ्रांस की व्यवस्था को इंग्लैंड ले गया, यानी कि सामंतवाद को इंग्लैंड ले गया। तो किस प्रकार जो सामंतवाद था वो फ्रांस से इंग्लैंड पहुंच गया। क्लियर? आगे आपको टेबल दी गई है, कुछ डेट्स है इसमें, जैसे कि जो पहले राजा बने थे, फ्रैंक लोगों के राजा बने क्लोविस। फिर क्लोविस के उत्तरी गोल को जीत लिया। क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस शुरुआत मूल रूप से जो फ्रैंक लोग थे वो ईसाई नहीं थे, बल्कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, फिर बाद में वो ईसाई बने, फ्रैंकिस लोग, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, मैं आपको बताना चाहता था। क्लियर? मूल रूप से फ्रैंकिस लोग ईसाई नहीं थे, बाद में ईसाई बने ताकि उनको जनता का समर्थन प्राप्त हो सके। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ गए इसका इंट्रोडक्शन, इसका इस चैप्टर की सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इसके इतिहास के स्रोत, सामंतवाद का परिचय, और हमने देखा कि सामंतवाद किस प्रकार फ्रांस से आपका इंग्लैंड पहुंचा। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।